हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ। ये पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, एंड वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। एग्जाम में इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो, बहुत हैवी वेटेज नहीं है और ये लॉ बहुत बड़ा है पढ़ने में। पर्सनली मुझे अब तक सबसे ज्यादा पर्सनली ट्रबलिंग यही लगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सारे नहीं होते, स्पेशली जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे आप एंड की तरफ बढ़ोगे आपको दिखेगा क्वेश्चन ईजी ही है। इनिशियली ज्यादा टफ है जब ओपन बुक होता था तो, बट स्टिल आई फाउंड दिस अ लिटिल मोर डिफिकल्ट इन कंपेयर टू इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा टाइम मत दो। बेसिक पीवाईक्यूज देख के बस छोड़ दो। 2 ही नंबर का आता है, इसके ऊपर 2-3 घंटे 6 घंटे देने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 पार्ट जो आ रहे हैं सामने बस उसको देखो और जाने दो। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट ऑफ द जनरल मीटिंग? ठीक है, ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ऑप्शन बी कोरम मीटिंग का कंप्लीट नहीं है, ऑप्शन सी मीटिंग इज हेल्ड एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम विच वॉज प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस, या फिर ऑप्शन डी डेथ ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टर्स प्रायर टू द मीटिंग। करेक्ट आंसर बी है, कोरम कंप्लीट नहीं है। सेक्शन 174 सब क्लॉज 4 में क्लियरली लिखा है अगर कोरम पूरा नहीं है तो मीटिंग शैल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग्स कैन बी कॉल्ड बाय मेंबर्स? मेंबर्स कौन सी मीटिंग इनमें से बुला सकते हैं? एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, स्टेट्यूटरी मीटिंग या स्पेशल मीटिंग? करेक्ट आंसर इज ए, एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। सेक्शन 100 इसके बारे में बात करता है और बोलते हैं कि कंपनी जिसके केस में शेयर कैपिटल है तो सच मेंबर्स जिनके पास ऐसा ऐसा रेशियो है शेयर का एक्सेट्रा, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, 1/10 है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बुला सकते हैं। और जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं है तो उनकी डिटेल्स अलग हैं, पर बेसिकली मेंबर्स बुला सकते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदाउट होल्डिंग अ मीटिंग? तो बैराक में जाओगे तो मीटिंग में क्या क्या वो पावर्स होल्ड करते हैं क्लियरली दिया है, तो जो वहां मेंशन नहीं है वो विदाउट मीटिंग हो जाएगा। ठीक है, ए पावर टू इशू डिबेंचर्स, ऑप्शन बी पावर टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी, पावर टू इन्वेस्ट लोन्स, या फिर पावर टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर। हम जाएंगे सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड में सब क्लॉज 3। मीटिंग में क्या क्या पास हो सकता है? 3 पॉइंट मेंशन है, ए बी एंड सी। तो डी जो है वो नहीं है यहाँ पे, तो आंसर इज डी, पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। इसके लिए उन्हें मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? तो वाइंडिंग अप से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या कंपल्सरी ग्राउंड नहीं है? ऑप्शन ए ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, ऑप्शन बी लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, ऑप्शन सी नॉन होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर डी लॉसेस ऑफ द कंपनी। करेक्ट आंसर ए है, ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी। सेक्शन 271 में जाके देखोगे सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी में बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल, बाकी सब मेंशनड है, यही नहीं मेंशनड है। ठीक है, नेक्स्ट, under the companies act a company having a net worth of rupees 5 crore or more, or a turnover of rupees 1000 crore or more, or a net profit of rupees 5 crore or more should mandatorily spend at least what percentage of their net profit for CSR? CSR से रिलेटेड क्वेश्चन है। CSR किस सेक्शन में दिया है बता देती हूँ, 135। ठीक है, कितना परसेंट एक ऐसी कंपनी को अपनी नेटवर्थ का स्पेंड करना होता है जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, कितना परसेंट? 3, 4, 5 या 2? करेक्ट आंसर इज 2%। सेक्शन 135 सब क्लॉज 5 में मेंशन है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट, the DASH guidelines constitute one of the most comprehensive CSR tools available to companies. OECD, OACF, OECC या ASEAN? करेक्ट आंसर इज ए, OECD। OECD गाइडलाइंस फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, ये बेर एक्ट में नहीं दिया है कहीं पे भी। नेक्स्ट, SFIO का फुल फॉर्म क्या है? ये बेर एक्ट में है। ऑप्शन ए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ऑप्शन बी सीरियस फोर्स इंस्टीट्यूशन ऑफिस, ऑप्शन सी सीरियस फॉर्म इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, या फिर डी सीरियस फाइल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस? करेक्ट आंसर ए है यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन 211 में दिया है। नेक्स्ट, विच प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कसेस अबाउट द इशू ऑफ बोनस शेयर्स out of its free reserves for the securities premium account or the capital redemption reserve account, subject to the compliance with certain conditions such as authorization by the articles, approval in the general meeting? 4 सेक्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा इस बारे में बात कर रहा है? इशू ऑफ बोनस शेयर्स मेनली पूछा है। ठीक है, 36, 43, 63 या 33? करेक्ट आंसर है 63। इकलौता यही है जो इशू ऑफ बोनस शेयर्स की बात कर रहा है, बाकी तीनों को जाके देखोगे किसी और टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, 2013 का जो एक्ट है हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। 50 था पहले, अब कितना है?
100, 150, 200 या 300? करेक्ट आंसर इज सी, 200। सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है और वहां लिखा है लिमिट 200 हो गई है, ठीक है। Standards on auditing have been accorded legal sanctity in 2013 Act and would be subjected to notification by NFRA, NRFA, NARF या फिर SEBI? करेक्ट आंसर इज ए, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेक्शन 132 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, ठीक है। सेबी क्या है? इट रेगुलेट्स द लिस्टेड कंपनीज बट इट कैन नॉट नोटिफाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। प्रोविजंस रिगार्डिंग CSR आर इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे? 101, 111, 135 या 235? करेक्ट आंसर इज सी, सेक्शन 135 इंडेक्स में दिया है। व्हाट इज CSR अमंग द फॉलोइंग? इसमें से क्या क्या CSR है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, प्रोग्राम्स अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया या फिर मेयर डोनेशंस? अभी हमने पढ़ा CSR 5 कहाँ दिया है? 135। 135 में जाओगे तो देखोगे लिखा है स्केड्यूल 7 में लिस्ट दी है CSR एक्टिविटीज की। स्केड्यूल दिया है किताब के एंड में, ठीक है। वहां पे जाके देखोगे पॉइंट नंबर 5 क्लियरली है, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोग्राम्स अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, डोनेशन CSR में नहीं आते, ओके। Dash of Companies Act requires disclosure in the prospectus of names and address of CFO about sources of promoters contribution among other things. सेक्शन 36, 37, 26 या 38 कहाँ पे ये बात कही गई है कंपनीज एक्ट में कि रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्लोजर इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ CFO? करेक्ट आंसर है सी, सेक्शन 26। इसमें लिखा ही है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। बाकी ऑप्शंस का प्रोस्पेक्टस से कोई लेना देना ही नहीं है। Next, Companies Act of 1956 accords recognition only to accounting standards, जबकि सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 recognition is accorded to both accounting and what standards? फाइनेंसिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी? करेक्ट आंसर है बी, ऑडिटिंग। बैराक में जाके देखोगे 7 में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ, कौन सी कंपनी का फॉर्मेशन अलाउ करता है? 2 पर्सन कंपनी ओनली, 7 पर्सन कंपनी ओनली, 2 और मोर पर्सन कंपनी ओनली या फिर 1 पर्सन कंपनी ऑल्सो? करेक्ट आंसर डी है। यहाँ पे ओनली ना लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट ठीक थे कि हाँ ये भी अलाउड है, 7 पर्सन की भी अलाउड है, 2 पर्सन की भी अलाउड है, पर सिर्फ यही अलाउड है, ये बात गलत है। तो आंसर इज 1 पर्सन कंपनी भी अलाउड है, ओके। सेक्शन 3 देखोगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, क्लियरली लिखा है 7 और मोर पर्सन चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी में, 2 और मोर पर्सन प्राइवेट कंपनी में, एंड 1 पर्सन जहां कंपनी इज टू बी फॉर्म्ड फॉर बाय 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, और वो भी प्राइवेट होती है। नेक्स्ट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO टेक्स अप केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेड बाय द पीपल, और ऑप्शन ए टेक्स अप केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन रिटर्ड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इन कोर्ट केस देता है, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट केस देती है, या डी ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 212 पढ़ना, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करती है उन केसेस को ये अटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द नेटवर्थ ऑफ अ फॉरेन कंपनी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ CSR? The net worth will be calculated as per section 198, option B as per section 197, option C 198 and 381 या फिर D none of the above? Correct answer is C, 198 and 381, ठीक है। Next, which of the following actions can be taken by a registrar under section 4 subclause 5 of the act? Option A, he can direct the company to change its name within a period of 6 months after passing an ordinary resolution. एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हुए कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि अपना नाम बदलो 6 महीने के अंदर। ऑप्शन बी, टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑप्शन सी ऑर्डरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑन हिज ओन अकॉर्ड, या फिर डी ऑल ऑफ दीज? ऊपर ऊपर से देखोगे आंसर लगता है ऑल ऑफ दीज, बट ऐसा नहीं है। क्लियरली जाके जब चेक करोगे इसको सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 को, ठीक है, टाइम 6 मंथ्स वहां लिखा था, यहाँ क्या लिखा है 3 मंथ्स, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। मेक अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी लिखा है, यहाँ लिखा है खुद ही वाइंड अप कर दो अपने अकॉर्ड पे, तो ये भी गलत है। और आंसर इज बी, टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर, जो यहाँ लिखा है, ठीक है। इसलिए नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज भी आंसर नहीं होगा, आंसर इज बी। Which of the following companies will have to constitute CSR under the Companies Act? मैं एक एक ऑप्शन पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, माई थ्रोट इज रियली नॉट कोऑपरेटिंग। आप इसको डिटेल में पढ़ना, देखो क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, ठीक है, नेट वर्थ दी है और टर्नओवर दिया है, सबका सब में अलग अलग चीजें दी हैं। अभी हमने 2-3 बार पढ़ा CSR कहाँ दिया है, सेक्शन 135 में, वहां जाके इसको एग्जैक्ट मैच करो, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर और वर्थ क्या है, जो मैच हो रही होगी वही आंसर है। हमारा करेक्ट आंसर है सी, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट वर्थ 500 करोड़ और मोर, ठीक है।
डन विद कंपनी का पार्ट 1 हियर। छोटे-छोटे 2 पार्ट्स हैं, उससे क्वेश्चन भी 2 ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हू अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू इश्यू रेगुलेशंस रिगार्डिंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस? किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। इंडेक्स में ढूंढो और आंसर सर्च करो। कौन ऑथराइज है इसको लेकर रेगुलेशंस बनाने के लिए? सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? करेक्ट आंसर इज ए, सेबी। सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात करता है और पहली लाइन में लिखा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, ये यही है सेबी, ठीक है। ये जो है रेगुलेशंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कंपनी बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट? ऑडिटर इनमें से कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है कंपनी को? इंटरनल ऑडिट, एक्चुरियल सर्विसेज, मैनेजरियल सर्विसेज या फिर ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सेक्शन 144 का नाम ही देखो यही है, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ये इंडेक्स में जैसे ही दिखेगा आपको ये समझ में आएगा, आंसर इसके अंदर होगा। कौन सी सर्विसेज हैं जो वो नहीं देगा? इंटरनल ऑडिट नहीं देगा, एक्चुअल नहीं देगा, मैनेजमेंट सर्विस नहीं देगा। तो तीनों ही नहीं दे रहा है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पूछा है, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके की होती हैं, ठीक है। मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए इनकॉर्पोरेशन के लिए? 7, 3, 2 या 50? करेक्ट आंसर है 7। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी देखोगे 7 लोग चाहिए होते हैं आपको कंपनी में, पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी? सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज हल्की सी घुमा दी। 5, 7, 10, 5, 10, 7, 2। करेक्ट आंसर है 7, सेम है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स? एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कब शुरू कर सकती है? जैसे ही उसको क्या मिलेगा? ऑप्शन ए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी, लेटर ऑफ इंटेंट। ऑप्शन सी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या फिर डी, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इसका ए है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 7 सब क्लॉज 2 में जाके देखोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब इशू होता है? रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, ओके। और सेक्शन 10 ए में बोला है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कब शुरू होगा? इट मस्ट कंप्लाई विद सेक्शन 10 ए, ओके। और उसमें लिखा है डिक्लेरेशन फाइल्ड बाय डायरेक्टर इन फॉर्म INC 20 ए। डिक्लेरेशन फाइल करने के बाद वेरीफाई होता है, फिर आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो उसके लिए पहले आपको जरूरी है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना, इसलिए आंसर ए है, ओके। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय? कौन ऑल्टर कर सकता है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन? करेक्ट आंसर डी है, शेयर होल्डर कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। कहाँ पे पता चलेगा? ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14 में बात की गई है, वहां लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हो सकता है। Next question. Under Companies Act, every person subscribing to the memorandum of a company must take at least how many shares? 1, 10, 30 या 50? अब ये बेयर एक्ट में नहीं दिया है, ये कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल में दिया हुआ है, एंड रूल नंबर 13 में मिनिमम 1 शेयर, ओके। When there is no profit in 1 year or the profit of a company is not enough to pay the fixed dividend on preference shares, the areas of dividend are to be carried forward and paid before a dividend is paid on ordinary share. इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। ये कहा गया कि अगर एक साल कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, या फिर कंपनी का प्रॉफिट काफी नहीं है कि वो जो फिक्स डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर पे वो सबको दे दे, तो जो एरियर, एरियर किसे बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एरियर बोलते हैं कि मान लो पे कमीशन लगा, आपकी सैलरी अभी 20,000 थी और ये बात तय हो गई कि जनवरी से आपकी सैलरी 30,000 हो जाएगी, ठीक है। पर ये अप्लाई होने में टाइम लगता है। एप्लीकेशन आते आते जुलाई हो गया, 6 महीने बीत गए, आपको 20,000 ही मिल रही थी। जुलाई से इन हैंड 30,000 सैलरी आ गई, बट जो पीछे 6 महीने 10,000 एक्स्ट्रा हर महीने मिलने चाहिए थे, वो आपको 60,000 एक साथ दिया जाता है, उसे बोलते हैं एरियर। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि अगर किसी साल प्रॉफिट ना हुआ हो कंपनी में, या इतना ना हुआ हो कि जो फिक्स डिविडेंड देना होता है उन्हें प्रेफरेंस शेयर वालों को वो दे पाए, तो उस केस में बाद में जो भी एरियर बनता है उस डिविडेंड का कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और बाद में उन्हें दिया जाता है। ऑर्डिनरी शेयर वालों से पहले उनको वो चुकाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये वर्ड बेयर एक्ट में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर की बात की गई है, समझाया भी गया है, पर ये वर्ड मेंशन नहीं है, तो इसको कॉमन सेंस लगाओ। पार्टिसिपेटिंग मतलब पार्ट लेना, क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ के एक साथ करके कुछ, है ना, कि क्यूमुलेटिव एफर्ट सबका मिलके एफर्ट है ना। नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग। कॉमन सेंस से सोचो कौन सा फिट बैठ रहा है कि एरियर जोड़ के पूरा एक साथ तुम्हें दे देंगे। आंसर इज बी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। क्यूमुलेटिव वर्ड बेयर एक्ट में यूज नहीं है। सेक्शन 43 सब क्लॉज बी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात की गई है
कि राइट टू रिसीव अ फिक्स डिविडेंड होता है इनका, और अगर वो डिविडेंड ना पे किया जाए तो एक्यूमुलेट होके बाद में दिया जाता है बाकियों से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein, उसको क्या कहते हैं? prospectus से related question है जिसमें सब कुछ particulars included quantum के नहीं होते हैं। shelf prospectus, memorandum, red herring या फिर issuing house? correct answer is C, red herring। section 32 red herring पे ही है और लास्ट में डिफाइंड है कि red herring का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, it deals with the internal management and affairs of the company। prospectus, articles of association, memorandum of association या फिर डिबेंचर? करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 5 में बोला है इट शैल कंटेन द रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द कंपनी, ठीक है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 1991, 93, 95 या 97? 91 इज द आंसर। इनैक्ट हुआ था 22 जनवरी को, फोर्स में आया था 27 मार्च को। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी कितने होते हैं? 3, 5, 10 या 12? करेक्ट आंसर इज 3। सेक्शन 149 सब क्लॉज 1 का ए, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट पूछा जाएगा तो क्या होगा? 2 डायरेक्टर, और 1 पर्सन कंपनी है तो सिर्फ 1 डायरेक्टर, ठीक है। एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स, एक एसोसिएट कंपनी दूसरी कंपनी के रिश्ते में, उसका क्या मतलब है? ऑप्शन है ए, a company in which that other company has significant influence but which is subsidiary company of the company having such influence and involves a joint venture company, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें जो दूसरी बड़ी कंपनी है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और वो सब्सिडरी भी है उसकी, और जो है जॉइंट वेंचर भी है। अब इसी को घुमा घुमा के चारों में लिखा गया है। स्टेटमेंट बी में हमें बोला है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, और जॉइंट वेंचर है। ऑप्शन सी, कंपनी जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट कोई जॉइंट वेंचर नहीं है। ऑप्शन डी, कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज फुल शेयर्स, सब्सिडरी भी है उसकी, ठीक है, और जॉइंट वेंचर भी है। जाके सर्च करो एसोसिएट कंपनी, डेफिनेशंस में होगा सेक्शन 2 सब क्लॉज 6। आंसर इज बी, एसोसिएट कंपनी क्लियरली डिफाइंड है कौन सी होती है, ठीक है, पढ़ लेना। नेक्स्ट, सेक्शन 8 एक्ट का किस बारे में बात करता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। करेक्ट आंसर इज बी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट, the verification of the registered office shall be furnished to the registrar within a period of how many days of incorporation? ऑप्शन है 30, 60, 90 या 120 डेज। कितने दिन के अंदर वेरिफिकेशन जो रजिस्टर्ड ऑफिस का है वो फर्निश करना होगा, आपको रजिस्ट्रार को जमा करना होगा? आंसर इज ए, 30 डेज। सेक्शन 12 देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करता है, वहां लिखा है कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कितने टाइम में? 30 डेज में। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इट कैन डू सो बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग। हमने ये क्वेश्चन अभी किया है कि इसको ऑल्टर कैसे करते हो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल, बोर्ड या नन? करेक्ट आंसर इज स्पेशल। सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात करता है, 14 बात करता है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल की, दोनों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल किससे एसोसिएटेड है? लेबर लॉ, कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ या सर्विस लॉ? करेक्ट आंसर इज कंपनी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट? ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, 2, 3, 5 या 7? करेक्ट आंसर इज बी, 3, ठीक है। अभी आते हैं 2024 के क्वेश्चंस पे। देखो, एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 84, शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक्स या बॉन्ड्स? और ऑप्शंस दिए, ए में 1 एंड 2 है, ठीक है, बी में 1, 2 एंड 3 है, सी में ओनली 3 या फिर डी में चारों? ओके, करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 3। शेयर को जाके चेक करो, इंक्लूड स्टॉक लिखा है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 43 एक्ट का किस बारे में बात करता है? इश्यूज ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, काइंड्स ऑफ शेयर्स कैपिटल, बाय बैक ऑफ शेयर्स या फिर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल? करेक्ट आंसर इज बी, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इंडेक्स में दिया है। आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन देखे, 2024 में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, इवन 23, 22 में भी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। शुरू में ज्यादा आते थे, ओपन बुक में हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होते थे क्योंकि आपको थ्योरी अलाउड होती थी। यहाँ आपके पास थ्योरी का कंटेंट इतना नहीं होता है तो ज्यादातर डायरेक्ट पूछते हैं, कई बार इलस्ट्रेशन बेस्ड ज़्यादा पूछ लेते हैं ताकि आपका थोड़ा-सा टाइम खर्च हो। तो इस पे बहुत टाइम मत दो, 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आधे घंटे का वीडियो देख लिया बहुत है, साइड रख दो। एग्ज़ाम में बेरैक ले जाना, इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मार्क करो, आगे बढ़ जाओ।
बहुत मुश्किल क्वेश्चन आता है या लग रहा है नहीं मिल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस पे टाइम मत दो, एंड में देखना उसको। पेपर सॉल्विंग कैसे करनी है, कैसे अप्रोच करना है, एग्ज़ाम डे पे क्या करना है, हम ऑलरेडी लेक्चर में बात कर चुके हैं। प्लीज़ उसे ज़रूर देखना, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। बाय बाय।